हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन, क्लास 11 फिजिक्स। हमने पिछले वीडियो में इसके पहले वाले यूनिट में जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, उसमें फर्स्ट चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था इलास्टिसिटी। उसी के बाद ये चैप्टर आता है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हम लोग जानते हैं मैटर यानी पदार्थ, उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई बॉडी अगर सॉलिड है, जैसे ये पेन आप देख रहे हैं सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है, तो आखिर ये सॉलिड क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसका एक निश्चित शेप और साइज होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम लगता है, जिसके कारण लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है फिक्स। हम लोग लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है। अब लास्ट में गैस के बारे में अगर बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम या नगण्य हम बोल सकते हैं होता है, जिसके कारण गैस तुरंत एयर में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द फोर्स of attraction acting between मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग जानते हैं किस नाम से? इंटरमोलिकुलर फोर्स। सरफेस टेंशन, सरफेस पृष्ठ, टेंशन तनाव। तो पृष्ठ में जो तनाव है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी लिक्विड चाहता है कि वो अपने सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम रखे, या हम बोल सकते हैं कि लिक्विड की ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने का टेंडेंसी रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, उसके पहले हम 2 टाइप के फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हम किसको बोलते हैं? एक सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। सेम सबस्टांस होने चाहिए, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट सबस्टांस के बीच फोर्स लगता है तो उसको बोला जाता है एडेसिव फोर्स। अलग अलग सबस्टांस होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एडेसिव फोर्स। और अगर सेम सबस्टांस के बीच मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स एक्ट होता है उनको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करें तो पानी की 2 बूंदें आपस में तुरंत मिल जाती हैं, लिक्विड है दोनों, और दोनों के आपस में मिलने के पीछे जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स है कोहेसिव फोर्स। अभी जैसे हम मार्कर से बोर्ड में लिखते हैं, तो मार्कर में इंक मैंने डाला, उसके बाद हम बोर्ड में लिख रहे हैं, तो इंक लिक्विड और बोर्ड सॉलिड, तो ये इंक जाकर यहाँ चिपक जा रहा है। तो ये एक फोर्स के कारण इसमें ऐसा हो रहा है और वो फोर्स है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो बारी बारी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले कोहेसिव फोर्स। It is defined as the force acting between molecules of same substances। कैसे डिफाइन किया गया है? फोर्स एक्ट हो रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टांस, एक ही जैसे सबस्टांस के बीच जो फोर्स एक्ट होता है। एग्जाम्पल, 2 drops of water
joined into one when brought in mutual contact। पानी के दो बूंदों को अगर परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो वे दोनों बूंद ज्वाइंट होकर एक बन जाती हैं। ऐसा होता है कोहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि एक ही सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मरकरी, आप लोगों ने देखा होगा पारा, उसके ड्रॉप्स को बहुत ही कठिन होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांटना। क्यों? क्योंकि मरकरी के जो ड्रॉप्स हैं उनके बीच बहुत लार्ज या बहुत हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है, जिसके कारण उनको सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इट इज डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द ड्रॉप of mercury into small droplet due to strong cohesive force। ये दो एग्जाम्पल हो गए कोहेसिव फोर्स के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे दूसरा फोर्स जिसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। सेम डेफिनेशन होगा, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टेंस नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा डिफरेंट सबस्टेंस। एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग एडहेसिव फोर्स के कारण ही इनेबल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं मार्कर से बोर्ड में लिखने के लिए या चौक के द्वारा, खल्ली के द्वारा ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। एडहेसिव फोर्स enables us to write on the board with chalk। चौक की मदद से बोर्ड में लिखने के लिए हमको इनेबल कौन करता है? वो है एडहेसिव फोर्स। दूसरा एग्जांपल, वाटर वेट्स, पानी भिंगा देता है, गीला कर देता है किसको? ग्लास सरफेस को। किसी कांच के गिलास में आप पानी डालेंगे तो पानी क्या करता है? ग्लास को भिंगा देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर काम करता है एडहेसिव फोर्स। पानी लिक्विड, ग्लास सॉलिड, तो दो अलग अलग सबस्टेंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। देखिए, वाटर वेट्स ग्लास सरफेस ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। ये हो गया दो फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर रेंज। अभी हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो क्या यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दूरी के लिए काम करेगा? तो ऐसा नहीं है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक खास दूरी तक ही काम करता है। इसके बाहर अगर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस, इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। सी से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, और C का जो वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर, या इसको बोलेंगे 10 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इज़ द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या लेंथ बोल सकते हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी इतनी है तभी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर दूरी इससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है और नहीं के बराबर होता है। आप देख रहे हैं 10⁻⁹, जो कि बहुत ही कम दूरी है, बहुत ही छोटी सी। द डिस्टेंस
up to which molecules can attract the other molecule is known as molecular range। जिस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक मैग्नेट है और एक हाथ में एक नीडल है, कांटी है आयरन का। अब हम मैग्नेट के बगल में अगर कांटी को रखेंगे तो मैग्नेट तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बट मैग्नेट मेरे हाथ में और कांटी बहुत दूर दूसरी जगह पर रखा गया है, तो क्या मैग्नेट उस कांटी को अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेट के जो फोर्स लगाने का एक रेंज है उसके बाहर कांटी चला गया, तो अब उस कांटी पर मैग्नेट फोर्स नहीं लगा पाएगा, वहां पर फोर्स हो जाएगा जीरो। वही बात यहाँ भी है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इतना दूरी है तो ही दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स लगा पाएंगे। इससे अगर बाहर चले जाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। 10 एंगस्ट्रम आप नोट कर सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल, तो यहाँ पर 10⁻⁹ लिखना है। एक 10 हमने पहले से लगाया है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻10 मीटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखें तो भी ठीक है और ऐसे लिखें तो भी ठीक है, दोनों ही इस लेंथ के यूनिट हैं। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी, जिसके कारण लिक्विड अपने सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमाइज या मिनिमम करना चाहता है। और ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की एट रेस्ट में। जब लिक्विड किसी कंटेनर पर रखा गया है, रेस्ट पोजीशन पर है, तभी इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच, जिसके कारण इट्स फ्री सरफेस, उस लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, इट्स फ्री सरफेस ट्राइज, कोशिश करता है टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन इज ए property of a liquid at rest by virtue of which its free surface tends का मतलब वही होता है जो ट्राइज है, कोशिश करता है। टू ऑक्यूपाई मीन्स जगह लेना, कब्जा करना। मिनिमम सरफेस एरिया, हमेशा कोशिश करता है कम से कम सरफेस एरिया को कवर करने का। एंड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। स्ट्रेच्ड मीन्स खींचा गया, खींचा हुआ, मेम्ब्रेन्स झिल्ली, परत हम बोल सकते हैं। तो सरफेस टेंशन लिक्विड का वह प्रॉपर्टी है जब वो रेस्ट में रहता है, जिसके कारण इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है टेंस, कोशिश करता है ऑक्यूपाई, जगह लेने का, मिनिमम, कम से कम सरफेस एरिया को। और ये किस तरह से बिहेव करता है? एक खींचे हुए, जिसमें फोर्स लग रहा है झिल्ली के जैसा, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड रखा गया है। ये लिक्विड का ऊपर का सरफेस, जिसको फ्री सरफेस बोला जाता है, इस सरफेस पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। इसका क्या बोला गया है? इमेजिनरी लाइन। और ये जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से इसके आइदर साइड, यानी कि या तो लेफ्ट में या राइट में, दोनों साइड में फोर्स लग रहा है। तो सरफेस टेंशन को मेजर्ड
कैसे मापा जाता है? इसी फोर्स के द्वारा जो एक्ट होता है पर यूनिट लेंथ, बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जब हम इमेजिनरी लाइन लेंगे तभी तो उसका हम लेंथ मेजर कर पाएंगे। देखिए, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। आइदर साइड, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब इस लाइन में कहाँ खींचा गया है? ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस, दैट इज, ये जो टेंशन है ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, मान लीजिए सिग्मा एल, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एफ बाई एल। बुक में सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल होता है, ये भी सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है। हम यहाँ पर टी लिखे हैं, टी बराबर एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन कैसे मेजर किया जाता है? इस इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड में जो फोर्स एक्ट हो रहा है और पर यूनिट लेंथ, इन दोनों का रेशियो होता है। The direction of this force is perpendicular to the imaginary line and tangential to the free surface of liquid। ये जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर होता है उस इमेजिनरी लाइन पर। अभी फिगर हमने ऐसे बनाया था, देखिए ये फ्री सरफेस था, ये इमेजिनरी लाइन है, तो जो फोर्स लग रहा है ये इस पर परपेंडिकुलर है, आइदर साइड, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। तो ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरा बोल रहा है टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड है, इसे टेंजेंशियल, इसे टच करते हुए पास करेगा लिक्विड सरफेस को। एक ऐसा लाइन जो उसके फ्री सरफेस को टच करते हुए पास कर रहा है, उसी को बोला जाता है टेंजेंशियल। अब हमने जो अभी फॉर्मूला देखा था T इक्वल टू एफ बाई एल, इससे हम लोग इसके SI यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अगर बात करें CGS यूनिट की, तब क्या होगा बच्चों? फोर्स का CGS यूनिट आप जानते हैं डाइन, लेंथ का भी आपको पता है सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन भी इसका हम लोग फाइंड करते हैं, चूंकि T इक्वल टू एफ बाई एल, तो हमें पहले फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू बाय लेंथ का डायमेंशन एल। तो देखिए एल से एल कैंसल आउट हुआ, तो लिख सकते हैं एफ एम एल जीरो टी माइनस टू। और अगर आप एल को नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एम टी माइनस टू। ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ये पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट बताइए और इसका डायमेंशन, तो आप यहां से देख सकते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये इसका कोई फिक्स डायरेक्शन एक है परपेंडिकुलर टू द लाइन, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है कि ये किधर एक्ट हो रहा है। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी because it has no specific direction। इसका कोई निश्चित फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है किसी गिवन लिक्विड के लिए, फॉर ए गिवन लिक्विड। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि सरफेस टेंशन क्या है, कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, उनके एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।